प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे समझेंगे आपकी क्षितिज खंड 2 हिंदी। कक्षा आपकी 10 है। पाठ आपका बाल गोविंद भगत है और कार्यपत्रक नंबर आपका 38 यानी 38 है और तिथि है 6/10/2021। तो प्यारे बच्चों पिछले पाठ में हम लोगों ने कहानी के माध्यम से देशभक्ति के मायने को जाना था यानी अर्थ को जाना था। अब इस पाठ में रेखा चित्र के माध्यम से बाल गोविंद भगत के विलक्षण व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। इसे हिंदी साहित्य के प्रतिभाशाली लेखक श्री राम वृक्ष वेणीपुरी ने बड़े सुंदर शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो कि सामाजिक रूढ़ियों पर करारा प्रहार है। तो ये एक रेखा चित्र है जिसे हम इंग्लिश में स्केच कहते हैं प्यारे बच्चों। तो किसी खास व्यक्ति जो कि आपकी यादों से जुड़ा है उसके बारे में जब आप चरित्र चित्रण करते हैं, लिखते हैं, तब वो रेखा चित्र कहलाता है। तो पढ़ते हैं आज की वर्कशीट। बाल गोविंद भगत, जिसे लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर ही के होंगे। बाल लंबे थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। तो यानी कि उनका जो कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के छोर से ही औरत की टीके से शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तो यहाँ बाल गोविंद भगत का एक छोटा सा करैक्टर बताया है कि वो किस तरह के थे कि मझोले यानी बीच के कद के, ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे। रंग उनका गोरा था। उम्र उनकी 60 साल से ऊपर थी। बाल लंबे थे, लंबी दाढ़ी तो नहीं रखते थे वो, है ना, जैसे साधु सन्यासी रखते हैं, लंबी दाढ़ी बढ़ा ली और बाल बढ़ा लिए, वो सब नहीं था उनका। लेकिन उनका चेहरा और बाल जो है सफ़ेद थे, फिर भी चमक उनमें थी। कपड़े कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी और सर पर एक कबीर पंथी जो पहनते हैं कनफटी टोपी, वो पहनते थे। और जब ठंड आती तो एक काला कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे और मस्तक पर यानी माथे पर हमेशा एक चंदन लगाकर रखते थे, जो कि नीचे से लेकर ऊपर तक माथे पर जाता था जैसे औरतों के होता है। और गले में एक तुलसी की माला। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं मान जाएं कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल आश्चर्य होता कि कभी वह दूसरे के खेत में शौच यानी लैट्रिन के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की। साहब से मतलब यहाँ कबीरदास जी से है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब यानी कबीरदास जी के मंदिर में ले जाते। उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ, से मतलब वह दरबार के रूप में भेंट रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसी को घर लाते और उसी से गुजारा करते। तो यहाँ पे कुछ बातें हमने जानी कि बाल गोविंद भगत जो हैं वो कैसे दिखते थे, और फिर ये भी बताया गया कि वो साधु होते हुए भी साधु नहीं थे, यानी कि अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को भी पूरा निभाते थे। उनके घर में एक बेटा था और उसकी बहू थी। और जिस तरह एक साधु ईमानदार और सच्चा साधु होता है, वैसे ही बाल गोविंद भगत भी थे। वो कबीरदास जी को मानते थे और उन्हीं के आदर्शों पर आदेशों पर वो चलते थे। उन्हीं के गीत दोहे साखियाँ वो गाते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, जो कहना होता था साफ मुंह पर कहते। किसी से बेकार में ज़बरदस्ती उलझते यानी झगड़ा नहीं करते थे, और किसी की चीज़ बिना पूछे ना छूते थे ना लेते थे। और लोगों को यही आश्चर्य होता था, और कभी भी किसी के खेत में जाकर वो लैट्रिन या शौच नहीं करते थे। यानी कि उनके जीवन में जो भी कुछ था वो कबीरदास जी का था, यानी साहब को
उन्होंने कबीरदास जी को ही साहब कहा है प्यारे बच्चों। और जो कुछ खेत में पैदा होता वो उसको कबीरदास जी के मंदिर में जाकर दे देते थे और वहाँ से जो प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता उसी से वो अपना गुजारा करते थे। तो ऐसे थे हमारे बाल गोविंद भगत। अब यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, यानी 6 प्रश्न हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक प्रश्न हैं, उनके यहाँ हमें उत्तर देने हैं। इससे पहले हम प्रश्न उत्तर जाने, यहाँ पर एक चीज़ जान लेते हैं, रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र कहानी से मिलता जुलता साहित्य रूप है। यह नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द की नाप है। तौल पर गढ़ा गया स्केच चित्रकला का अंग है। इसमें चित्रकार कुछ इन्हीं गिनी रेखाओं, व्यक्ति या दृश्य द्वारा किसी वस्तु का अंकित कर देता है। साहित्य में जिसे रेखा चित्र कहते हैं उसमें भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। संक्षिप्त रूप में रेखा चित्र कलात्मक ढंग से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम मर्म स्पर्शी एवं सजीव चित्र, यानी किसी व्यक्ति के बारे में उसका सजीव चित्रण करना, अपना पूरा कलात्मक ढंग से अपनी कलम और शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसा लिख देना कि पढ़ने वाला के हृदय में भी वो वैसे ही महसूस करे जैसा कि लिखने वाले ने किया है। तो आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 6 प्रश्न दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, आइए उनके उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा की रचना है। तो उत्तर है इसका विकल्प है ग, रेखा चित्र। प्रश्न 2 है मझोला शब्द का अर्थ क्या है। इसका विकल्प हमारा घा है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, उसी को हम मझोला कहते हैं। प्रश्न 3 है बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे। 2 है उपर्युक्त दोनों। चौथा प्रश्न है बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। तो बाल गोविंद भगत कबीरदास जी को साहब मानते थे। प्रश्न 5 है बाल गोविंद भगत किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे। तो उत्तर है साधु या सन्यासी। प्रश्न 6 है बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था। उत्तर है वो खरा बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे, इसीलिए इसका विकल्प सही उत्तर घा है, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ हमने 6 प्रश्नों के उत्तर जाने जो कि ऑब्जेक्टिव हैं और आपके जो 40 मार्क्स का प्री बोर्ड होगा वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो इसलिए वर्कशीट जो भी आपकी आ रही है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, समझें और अभ्यास करें, तो समझिए आपका 70, 80, 90% हल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाना ना भूलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें और वर्कशीट जो भी आपकी आ रही है उसका अच्छे से अभ्यास करें, समझें। इसी से आपका सब एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा।